गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 का प्रथम पाठ जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है नेताजी का चश्मा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम नेताजी का चश्मा पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, उनके जीवन, उनकी रचनाएं, उनके द्वारा लिखी गई साहित्यिक विशेषताएं के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये इनके जन्म के बारे में है, कब और कहाँ हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में उन्होंने व्यतीत किया है। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट के बाद वे भोपाल में रह रहे हैं और वसुधा पत्रिका का नाम है जिसका संपादन स्वयं प्रकाश जी कर रहे हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण कहानी संग्रह के नाम दिए जा रहे हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा बीच में विनय और ईंधन, ये उपन्यास हैं जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद इनकी रचनाओं पर और इनके योगदान पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी आदि अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है तो सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के प्रति प्रतिकार का स्वर, विरोध का स्वर इनके साहित्य में, इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई, जैसे किसी किस्से कहानियों को हम सुनते हैं, इस प्रकार की शब्दावली और शैली में इनकी रचनाएं लिखी गई हैं और वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं, प्रसिद्ध बनाती हैं। इसके बाद प्रस्तुत पाठ जो कि अपने सिलेबस में लगाया गया है नेताजी का चश्मा, उसके बारे में बताया जा रहा है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। यहाँ बताया गया है कि देश की परिभाषाएं क्या हैं, किसको देश कहेंगे। एक सीमा रेखा और सीमा रेखा के किसी क्षेत्र में उसके भूभाग को देश नहीं कहा जा सकता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम है देशभक्ति। और इस पाठ में यही देशभक्ति नेताजी का चश्मा पाठ के द्वारा दिखाई गई है, एक कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। देश के निर्माण में बहुत से लोगों का अपना योगदान होता है। उस योगदान को व्यक्त करने के लिए यह कहानी लिखी गई है कि कैसे कैसे व्यक्ति किस किस तरीके से अपने कार्यों से देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बच्चे भी कई बार अपने कार्यों से देशभक्ति का परिचय देते हैं जो इस कहानी के अंत में दिखाया गया है। यहाँ से इस पाठ की शुरुआत होती है। नेताजी का चश्मा पाठ का शीर्षक है जो कि स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति और उस मूर्ति के भी एक छोटे से हिस्से चश्मे पर यह पूरी कहानी केंद्रित है और दिखाया गया है कि किस प्रकार से यह कहानी एक देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है, कैसे कैप्टन में देशभक्ति की भावना थी और वह मूर्ति पर अपनी तरफ से चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में
उस कस्बे से गुज़रना पड़ता था। हालदार साहब एक पात्र हैं, एक कंपनी में काम करते हैं। हर 15 दिन बाद वो उस कस्बे से गुज़रते हैं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है। हर 15वें दिन वहाँ से वो गुज़रते हैं, मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति में हो रहे परिवर्तन और बदलते चश्मे को देखते हैं। वहाँ कुछ पल के लिए रुकते हैं, पान खाते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि वो कस्बा कैसा था, उस कस्बे में क्या क्या थे और उसके बाद नगर पालिका क्या क्या कार्य करवाती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। ये सभी वो कार्य थे जो नगर पालिका करवाया करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, मूर्ति लगवा दी, जो कि संगमरमर की बनी हुई थी और शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर लगाई गई थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से अर्थात चश्मे के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेखक कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी मूर्ति की लागत और अनुमान बजट से ज़्यादा होगा, या काफ़ी समय ऊहापोह की स्थिति होती है, असमंजस की स्थिति, क्या करें क्या न करें, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया होगा। इसलिए बोर्ड की शासन अवधि भी समाप्त होने वाली होंगी, क्योंकि नगर पालिका के भी चुनाव होते हैं और उन्हें लग रहा होगा कि हमारी जो शासन अवधि है वह समाप्त होने वाली है। तो उस नगर पालिका के जो प्रशासनिक अधिकारी है उसका समय पूरा होने वाला होगा और वह चाहता होगा कि मेरे शासनकाल में ही उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाए। तो ऐसी स्थिति में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। किसी स्थानीय कलाकार को ही बुला करके और उस चौराहे पर मूर्ति लगाई गई होगी। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उस समय जो ड्राइंग मास्टर थे, मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया होगा, जो कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, जिसे बस्ट कहते हैं। बहुत सुंदर नेताजी उस मूर्ति में बड़े सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन सुंदर। फौजी वर्दी में वह मूर्ति बनी हुई थी, फौजी वर्दी पहने हुए थे और मूर्ति को देखते ही उनके द्वारा जो नारे दिए गए थे कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस मूर्ति को देखते ही उनके द्वारा दिए गए ये नारे याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, यानी एक चीज़ की कमी उस मूर्ति में रह गई थी, जो देखते ही खटकती थी। खटकती का मतलब कहीं ना कहीं दुख देती थी, बुरी लगती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी कि चश्मा तो था, लेकिन क्योंकि मूर्ति संगमरमर की थी तो चश्मा भी संगमरमर का होना चाहिए। चश्मा संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, क्योंकि ये उनकी इस तरीके की आदत थी कि वो हर 15वें दिन काम के सिलसिले से उस चौराहे से गुजरते थे, उस मूर्ति को देखते थे,
पान वाले की दुकान पर रुक कर के पान खाते थे और फिर अपने काम के लिए आगे निकल जाते थे। पान खाने के लिए रुके तभी उन्होंने लक्षित किया। लक्षित करने का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, कौतुक जिज्ञासा से भरी हुई। यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, वास्तविक का, जो कि हम पहनते हैं सभी अपनी आँखों पर। जीप कस्बा छोड़ कर के आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह सराहनीय प्रयास ही कहा जाएगा कि उन सभी ने मिलकर के चौराहे पर इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं होता है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसका रूप स्वरूप कैसा है, बल्कि उसके द्वारा किए गए देश के प्रति कार्यों का होता है, भावना का होता है, उस भावना का है। वरना तो आजकल देशभक्ति भी मजाक की चीज़ होती जा रही है। आज बच्चों में देशभक्ति की भावनाएं निरंतर कम होती जा रही हैं। वो देशभक्ति की बातों को मजाक के रूप में लेते हैं। ऐसी बातें लेखक के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया पहले की तुलना में। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले किस प्रकार का चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब उन्हें ये अंतर लगा कि पहले अलग चश्मा था और अब देखने पर अलग चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और ज़्यादा बढ़ गया, उसकी जिज्ञासा। वाह भाई, पान वाले से कहा, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकते हैं। कि जिसके मन में भी ये आइडिया आता है, अच्छा है। तीसरी बार फिर देखते हैं वहाँ से गुजरते हुए मूर्ति को नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय होता है जिसको दबाया नहीं जा सके, उसकी जो जिज्ञासा थी वो मन में उठ रही थी बार बार। अब वह अपनी उस जिज्ञासा को रोक नहीं पाया। उसने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? कि नेताजी की मूर्ति पर जो लगा हुआ चश्मा है वो बार बार कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह काला मोटा खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसता है। उसकी तौंद थिरकी, तौंद मोटा पेट जो निकल आता है उसको बोलते हैं। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब समझ नहीं पाए थे उसके कथन को, उसकी बात को। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? अभी वो नहीं समझे, भाई चेंज क्यों कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब वो कहते हैं, मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक को ग्राहक बोल रहा है क्योंकि वह पान वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इस प्रकार से कुछ शब्दों का वो उच्चारण करता है और उसी तरीके से यहाँ पर लिखा जा रहा है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसा कि नेताजी की मूर्ति पर पहनाया गया है, तब वह कैप्टन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा चश्मा उनसे क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है।
लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ओरिजिनल मतलब क्योंकि मूर्ति संगमरमर की थी, तो चश्मा जो इसके ऊपर इसके साथ बनाया गया होगा संगमरमर का, वो कहाँ गया? उसके बारे में हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी ये उसके लिए एक मज़ेदार बात थी कि वो किस प्रकार से एक मूर्ति बनाने वाले देशभक्त का मजाक उड़ाता है और उस पर चश्मा पहनाने वाले कैप्टन का भी मजाक उड़ाता है। तो इसीलिए लेखक ने ये बात रखी थी कि आजकल तो देशभक्ति की बातें, देशभक्ति के कार्य लोगों के लिए मजाक बन गए हैं। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला तय नहीं कर पाया होगा समय अभाव के कारण, या कोशिश की होगी, हो सकता है असफल हो गया हो, या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया हो, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया हो और वह हो सकता है निकल गया हो। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जो लेखक अब यहाँ पर बता रहे हैं, गिना रहे हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए, अपना मस्तक झुकाते हुए वह जीप की तरफ चले और फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी, उसमें कोई सिपाही है या उसका कोई साथी है जो वह मूर्ति के साथ इतना लगाव रखता है और अपनी तरफ से चश्मे लगाता है नेताजी की मूर्ति के ऊपर? ये वो पान वाले से पूछना चाहते हैं हालदार साहब। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं पर। इस प्रकार से उसका मजाक उड़ाता है। वह एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी है जिसके पास अपने गिने चुने चश्मे हैं। उन गिने चुने चश्मों में से वह कोई ना कोई चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। पान वाला उसके इस कार्य का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह शायद कोई फ़ोटो वोटो छपवाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो नेताजी का सम्मान करता है और नेताजी के कार्य को देखते हुए वह अपनी तरफ से चश्मों में से एक चश्मा उसकी मूर्ति पर लगा देता है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक, आश्चर्यचकित, स्तंभित रह जाना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक जिसको बोलते हैं, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, जिसको सभी लोग कैप्टन कहते थे, चश्मे वाला था। उसको देखते हैं लेखक हालदार साहब। और जब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, यानी गली गली घर घर जा कर के चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था, काम भी था, इसलिए उस दिन हालदार साहब कुछ और नहीं पूछते और अपने काम के लिए निकल जाते हैं।
हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था नेताजी की मूर्ति पर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए उस मूर्ति को, उस चश्मे को देख कर के हालदार साहब को प्रसन्नता, खुशी मिलती थी। और फिर एक बार ऐसा हुआ, 2 साल तक तो ऐसे ही आते रहे, जाते रहे, अपने काम के सिलसिले में मूर्ति को देखते रहे, बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। उसके बाद की बात बता रहा है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, पान वाले से पूछते थे, वो पान खाते थे, पान की दुकान भी बंद थी उस दिन। और उस दिन चौराहे की अधिकांश दुकानें ही बंद थी। अगली बार भी मूर्ति पर आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? क्योंकि वो पूछना चाहते थे, उन्हें पता नहीं था भाई क्या ऐसा कारण हो गया जिस कारण से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान का मुंह का पान नीचे थूका और फिर सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पान वाले के मन में भी दया की भावना ज़रूर है। वह भी संवेदनशील है। जिस कैप्टन का वो पहले मजाक उड़ा रहा था, उसकी मृत्यु पर वह ज़रूर गर्वित होता है और उसे लगता है कि उसका जो कार्य था वास्तव में देशभक्ति से भरा हुआ था। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पान वाले की आंखों में। जब हालदार साहब ने यह सुना कि कैप्टन मर गया, और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में जाकर बैठ गए और रवाना हो गए। हालदार साहब भी कुछ नहीं पूछ पाए, नहीं बोल पाए, वह भी अचंभित से रह जाते हैं। वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि अब और क्या पूछा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि एक ऐसा देशभक्त जिसका वो मजाक उड़ा रहा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और बार बार सोच रहे थे हालदार साहब, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। अर्थात जिन देशभक्तों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान कर दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपने सुख दुख की परवाह न करते हुए देश के ऊपर शहीद हो गए, और आज उन्हीं देशभक्तों का युवा पीढ़ी के द्वारा मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसी बातों को सोच करके हालदार साहब सोचते रह जाते हैं और बड़े व्यथित हो जाते हैं कि ऐसी जाति का, ऐसे जाति के लोगों का क्या होगा जो हमारे इस प्रकार से देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं और जो देशभक्ति का कार्य करते हैं उनके कार्यों को भी हंसी में डालते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरना था, क्योंकि वो तो कंपनी के काम से हर 15 दिन के बाद वहाँ से आते रहते थे, गुजरते रहते थे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे में जाएंगे, वो मूर्ति मिलेगी चौराहे पर, और उस मूर्ति पर आज चश्मा नहीं होगा। तो हालदार साहब इस सोच विचार में डूब जाते हैं। कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्यों नहीं होगा, उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं लेखक। हालदार साहब मन ही मन सोच रहे हैं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और जो कैप्टन नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाया करता था उसकी मृत्यु हो गई। सोचा कि अब कोई ऐसा नहीं है जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा सके, अर्थात कोई ऐसा देशभक्त नहीं है जो नेताजी का सम्मान कर सके। तो वे सोचते हैं कि आज वहाँ रुकेंगे ही नहीं, चौराहे पर पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि बगैर चश्मे की मूर्ति उन्हें भी आहत करती थी, उन्हें भी अच्छी नहीं लगती थी। सीधे निकल जाएंगे
और ड्राइवर से भी कह दिया कि चौराहे पर आज रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ड्राइवर को भी मना कर दिया, क्योंकि रोज़ाना रुकते थे वो, जब भी 15 दिन बाद वहाँ से कस्बे से गुज़रते थे। लेकिन आज कह दिया कि आज उस कस्बे में हम नहीं रुकेंगे, सीधा काम के लिए हमें चलना है। ड्राइवर से ये बात हालदार साहब के द्वारा बोल दी जाती है। लेकिन आदत से मजबूर जब मन से सोच लेते हैं तो फिर भी अनायास जो चीज़ें हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान चला ही जाता है। तो वे हर बार उस कस्बे में वहाँ से गुज़रते थे तो उस मूर्ति को देखते थे, उस चश्मे को देखते थे, पान वाले के पास रुक कर के पान खाते थे। लेकिन जैसे ही आज तो उन्होंने वहाँ रुकने से मना कर दिया था ड्राइवर से, लेकिन फिर भी जब वो चौराहे के पास आते हैं तो अनायास उनकी आंखें मूर्ति की तरफ न चाहते हुए भी उठ ही जाती हैं। और कुछ ऐसा देखा मूर्ति में कि चीखे ज़ोर से बोलते हैं, रोको। जीप स्पीड में थी, क्योंकि पहले बोल दिया गया था जीप को रुकना नहीं है, तो जीप उस स्पीड में चल रही थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि अचानक से जीप ने इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों मारे हैं। अचानक तेज़ चलती गाड़ी जब ब्रेक मारती है तो आवाज़ आती है, आसपास के लोग अचंभित हो जाते हैं। ऐसा ही वहाँ पर भी होता है। जीप रुकते न रुकते, यानी जीप पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी, स्पीड उसकी ज़रूर थोड़ी कम हो गई थी। साहब हालदार साहब जीप से कूद कर, मतलब थोड़ा चल ही रही थी उसमें ही कूद करके तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान अवस्था में। उन्होंने देखा हालदार साहब ने कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा होता है जो तुलियाँ होती हैं, जिनको हम पूले बोलते हैं, उन पूलों की जो ऊपर की तुलियाँ होती हैं, उन तुलियों से जो बच्चे एक तरीके से खेलते हैं, तिनकों से, तुलियों से, उनसे बना करके किसी बच्चे ने कोई सरकंडे से बना हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति पर पहनाया हुआ था। तो जब वो उस चीज़ को देखते हैं कि एक बच्चे के द्वारा कैसे सरकंडे से, तिनके से, तूली से वो चश्मा बना करके और उस मूर्ति के ऊपर लगाया गया है, तो उस बच्चे की आज़ादी की भावना, उस देशभक्ति की भावना को देख करके हालदार साहब अचंभित और विस्मित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, भावुक उठते हैं। और जो वो पहले कह रहे थे कि आज भी लोगों में देशभक्ति की भावनाएं, आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावनाएं निरंतर कम होती जा रही हैं, उस मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देख करके उनकी वह धारणा दूर हो जाती है। और वही यह बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। आज भी हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें देशभक्ति की भावनाएं हैं और वो देश के लिए और देशभक्तों के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके मन में उनके प्रति सम्मान की भावनाएं हैं। जैसा बच्चे पहना देते हैं। हालदार साहब भावुक हो उठे इतनी सी बात पर और उनकी आंखें भर आई। तो यह कहानी थी नेताजी और उसकी मूर्ति पर लगे चश्मे के संदर्भ में। और इस कहानी के द्वारा स्वयं प्रकाश जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आज देशभक्ति की भावनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, लोग अपने तक केंद्रित होते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ में ही लिप्त रहते हैं। उन्हें देश, समाज, जाति, संप्रदाय से कोई अधिक लेना देना नहीं रह गया है। वे अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा ख्याल करते हैं, ज़्यादा चिंताएं करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि आज किसी में भी देशभक्ति की भावनाएं नहीं हैं। आज भी लोगों में देशभक्ति की भावनाएं हैं। आज भी लोग एक दूसरे की मुसीबत में सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की विपदा की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि देश किसी एक दो व्यक्तियों से नहीं बनता है, एक दो समाज, धर्म, संप्रदाय से नहीं बनता है। उसमें बहुत से धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं और उनके विचार, उनके कार्य उसको एक देश की संज्ञा देते हैं।
किसी एक के कार्य से हम सभी के दृष्टिकोण को नहीं माप सकते। जैसे कि पान वाला सम्मान नहीं करता है, न तो देश भक्तों का सम्मान करता है, न देशभक्ति का कार्य करने वालों का सम्मान करता है। किंतु फिर भी अंत में यह दिखाया गया कि किस प्रकार से एक छोटे बच्चे के द्वारा उसके मन में ये भावना जागृत होती है उस मूर्ति को देख करके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देख करके, कि इस पर चश्मा ज़रूर होना चाहिए। तो वह अपनी कल्पना से, अपनी भावना से जैसे कर सकता है, किस तरीके से वो एक तूली के द्वारा, सरकंडे के द्वारा वो चश्मा बना करके और अपने प्रयास से उस मूर्ति पर वो चश्मा लगा देता है। तो इस प्रकार के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनसे हमारी भावनाएं झलकती हैं और ये पता चलता है कि हमारी विचारधारा अपने देश और समाज के प्रति कैसी है। और अपने देश और समाज को सर्वोपरि मान करके ही हमें अपने कार्य करने चाहिए। ऐसा ही संदेश, ऐसी ही भावना जो है वो स्वयं प्रकाश जी के द्वारा इस पाठ में व्यक्त की गई है। तो ये पाठ आपने कर लिया होगा अच्छे से। इसके बाद भी अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई परेशानी, कोई ऐसा शब्दार्थ, कोई ऐसी लाइन आपको लगती है कि हमें समझ में नहीं आ पाई है, तो वो आप एक बार ज़रूर मुझे बताएं। और जूम क्लास में जुड़ करके अपनी कोई समस्या है तो उसको ज़रूर रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।